Hello students, so again I welcome you to my YouTube channel and student this is कैश बुक वीडियो नंबर 2। आप लोगों ने कैश बुक का वीडियो नंबर 1 देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने एक बेसिक कैश बुक का कंसेप्ट डिस्कस किया था और सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कैश बुक बेसिकली इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक और कैश बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है, तो इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। मतलब अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमको वापस कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनाना है। मैं आपको ये पॉइंट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पता है इस चैप्टर के बाद अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे अदर सब्सिडरी बुक, जिसमें परचेज बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो वहां पता है अगर परचेज बुक बनती है ना तो परचेज अकाउंट भी बनेगा, बट कैश बुक में एक बात ध्यान रखना, अगर कैश बुक मेंटेन हो रही है तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब बच्चों पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का पूरा कंसेप्ट समझाया था। इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। आज वाले वीडियो में हम लोग जो पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। मेरी बात अच्छे से समझना। आज वाले वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश बुक, जिसको मैं बोल रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आई एम श्योर ये वीडियो खत्म होते होते तुमको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या था, हम लोग जब सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते थे तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताया था, सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है ना। मतलब अगर बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आता है। बट डबल कॉलम कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक विच रिकॉर्ड बोथ कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजेक्शन। मेरी बात फिर से सुनना, डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली एक ऐसी कैश बुक होती है जिसके अंदर कैश के ट्रांजैक्शन भी होते हैं और बैंक के ट्रांजैक्शन भी होते हैं। समझ में आया? द डबल कॉलम कैश बुक रेफर्स टू द दैट टाइप ऑफ कैश बुक विच कंटेन्स ऑफ कैश एज वेल एज बैंक कॉलम, जिसमें कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों कॉलम है। अब फॉर्मेट कैसे बनता है, जैसे अपन लोग लास्ट टाइम बना रहे थे सिंपल कैश बुक का, मैं ऐसे बनाता था डेट पर्टिकुलर अमाउंट और इधर लिखता था डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहां क्या होगा, एक कॉलम और आ जाएगा इस तरह का, वन मोर कॉलम वुड बी देयर। किस तरह होगा, डेट पर्टिकुलर्स, एक कॉलम होगा कैश, एक कॉलम बैंक। डेट पर्टिकुलर्स, एक कॉलम कैश और एक कॉलम बैंक। आई बात समझ में? वापस ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड। मतलब यहां पर एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, इधर एक कॉलम कैश का, इधर एक कॉलम बैंक का है। सारा जो भी रिसिप्ट है वो इस साइड होगा, जो भी पेमेंट है वो इस साइड आएगा। मतलब ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ध्यान रखना, डबल कॉलम कैश बुक मतलब ऐसी कैश बुक विच कंटेन द अकाउंट ऑफ बोथ कैश एज वेल एज बैंक। मतलब कोई चेक की एंट्रीज है या चेक विड्रॉन चेक के थ्रू हुआ वो भी यहां पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो पहले हम बेसिक नोटिंग करते हैं, फिर मैं तुमको आगे वन बाय वन कंसेप्ट समझाता रहता हूं, ठीक है ना। नो, तो लिखो तुम लोग हेडिंग लगाओ डबल कॉलम कैश बुक। जहां पर सिंगल कॉलम लगा था उसके आगे क्वेश्चंस कर लिए होंगे तुम लोगों ने जो मेरे को दिए। मेरे को पता है आधों ने किए होंगे, आधों ने नहीं किए होंगे। तुम पता है होमवर्क नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करोगे तो गड़बड़ रहेगा। कर लिया तो अच्छी बात है और नहीं किया तो फिर होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ डबल कॉलम कैश बुक। इट रेफर्स टू द कैश बुक, इट रेफर्स टू द कैश बुक दैट कंटेन्स टू कॉलम। ये ऐसी कैश बुक को रेफर करता है जिसमें दो कॉलम होते हैं, दैट इज कैश एंड बैंक कॉलम, टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन सेपरेटली। तो डबल कॉलम कैश बुक रेफर्स टू द कैश बुक दैट कंटेन टू कॉलम, दैट इज कैश एंड बैंक कॉलम, टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन सेपरेटली। कैश और बैंक के दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। नाउ बैंक इज असेट एज पर मॉडर्न अप्रोच, ये तो एग्री करते हो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक कौन सी कैटेगरी में आता है, इट फॉल्स इन द असेट कैटेगरी। सो एनी इंक्रीज इन बैंक विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो अगर बैंक कभी भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड एंड डिक्रीज विल रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये तुमको आइडिया ही सही कि बैंक इज शोन ऑन असेट कैटेगरी, तो अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड आएगा और कोई भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये तो आपको पहले ही पता है और मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं तुम लोगों को। नाउ बैलेंसिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अब पता है यहां पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक का क्या कंसेप्ट है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी मैं बात करता हूं कैश की और जब भी मैं बात करता हूं बैंक की, ये दोनों अगर मैं मॉडर्न कैटेगरी से बात करूं तो दे फॉल इन द असेट कैटेगरी। बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। कैश और बैंक अगर मैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन बात करूं तो दोनों असेट कैटेगरी में आते हैं।
और हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक चीज डिस्कस किया था, असेट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, असेट ऑलवेज कंटेन डेबिट बैलेंस। असेट में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। मतलब क्लोजिंग भी डेबिट होगा और ओपनिंग भी डेबिट बैलेंस होगा। मेरी बात फिर सुनना, मैंने तुमको पिछले वीडियो के अंदर एक बात बताया था कि जब भी मैं बात करता हूं कैश की और जब भी मैं बात करता हूं बैंक की, या मैं ऐसा बोल दूं जब भी मैं बात करता हूं असेट की, हमेशा ध्यान रखना ऑल असेट हैव डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब कोई भी असेट होगा उसके अंदर हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग भी डेबिट होगा, क्लोजिंग भी डेबिट बैलेंस होगा। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, मान लो मैंने एक असेट अकाउंट बनाया, अज्यूम करो मैंने एक कैश अकाउंट बनाया। अब कैश अकाउंट के अंदर अगर मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पे अपने को पता है सारी रिसिप्ट आती है और यहां पर सारे पेमेंट आते हैं। ऑब्वियस ही बात है, रिसिप्ट या तो पेमेंट के बराबर होगा। अगर रिसिप्ट पेमेंट के बराबर है तो कैश का बैलेंस कितना होगा? जीरो। मतलब मान लो मैंने 1,000 रुपये आए मेरे पास, तो खर्चा 1,000 का ही कर पाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना 1,000 रुपये जेब में पड़े और खर्चा 1,200 का हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कैश के अंदर टू बैलेंस सीडी आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट कभी भी पेमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होगा, पेमेंट हमेशा कम होगा। तो कैश के अंदर हमेशा क्या चलेगा? बाय बैलेंस सीडी चलेगा। या रिसिप्ट और पेमेंट अगर बराबर हो गए, 1,000 रुपए आए और 1,000 रुपए ही खर्च कर दिए, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा और या कोई बैलेंस नहीं आएगा। मतलब मैंने आपको एक बात बताया कि हमेशा ध्यान रखना असेट के अंदर जो बैलेंस होगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं बैंक की, अगर मैं बात करता हूं किसकी? बैंक की। बैंक भी क्योंकि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? असेट में अंदर। तो मैंने बोला मान लो यहां पर तो अपनी रिसिट है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग और ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये इंडिकेट करेगा क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ये इंडिकेट करेगा क्लोजिंग बैंक बैलेंस और ये इंडिकेट करेगा ओपनिंग बैंक बैलेंस। आती बात समझ में? दिस इज योर ओपनिंग बैंक बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग बैंक बैलेंस। लेकिन अब बैंक के अंदर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बैंक क्या करते हैं, अभी जैसे मान लो मैंने कहा मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट है मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक नॉर्मली बिजनेसमैन को कभी कभी एक फैसिलिटी दे देते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे बैंक के खाते, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मेरे खाते में पड़े थे 1,000 रुपए, अब मैंने किसी को चेक दिया 1,200 रुपए का। और नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करते हैं? बैंक से ओडी की फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले ही बोल दिया था कि मेरा कौन सा अकाउंट ओपन करना? ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे खाते में 1,000 रुपए ही पड़े हैं और मैंने किसी पार्टी को 1,200 का चेक दे दिया, तो मैं 200 रुपए बैंक अपनी पॉकेट से मिला के दे देगा। मतलब अगर मेरे अकाउंट, नॉर्मली ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी एंजॉय होती है। तुम लोगों ने अपन एक वर्ड पढ़ा था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको लाइबिलिटी कहते हैं। तो बैंक नॉर्मली असेट होता है और इसका बैलेंस होता है डेबिट। लेकिन कभी कभी बैंक में क्या होता है, ऐसा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस ऑल्सो। कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी जेब में 1,000 रुपए पड़े, मैं किसी को 1,200 रुपए पेमेंट करके यहां पे टू बैलेंस शीट नहीं लिख सकता हूं। बट रिमेंबर, बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस ऑल्सो। व्हेन द बैंक हैव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हुआ? खाते में पड़े थे 1,000 रुपए और पेमेंट किया 1,200 रुपए का, लेकिन ये 200 रुपए किसने दिए? बैंक ने दिए अपनी पॉकेट से। तो मेरा बैंक का बैलेंस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और ये टू बैलेंस सीडी मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये क्या है? एक तरह से लाइबिलिटी है। अब बैंक के अकाउंट में अगर टू बैलेंस सीडी है तो ये इंडिकेट क्या करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करता है ये, ठीक है ना? तो जिसके ऊपर कभी कभी अपने को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कैश इन हैंड, जब अपन डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे ना, अगर आपको बैंक ओडी गिवन है, अब ये ओपनिंग भी अगले साल ऐसे बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक एकमात्र ऐसा असेट है जिसके अंदर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस वो असेट नहीं बनेगा, फिर वो लाइबिलिटी बन जाएगा। बट बैंक के अंदर बाय बैलेंस सीडी मतलब अपना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, 1,000 रुपये मेरे खाते में पड़े, मैंने 800 का चेक दिया, मतलब 200 मेरे खुद के पैसे पड़े हुए हैं। और 1,000 पड़े, 1,200 का चेक किया, मतलब 200 रुपए मैंने बैंक से उधार लिए, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, विच इंडिकेट्स लाइबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, द बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस ऑल्सो, एंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ, आई बात समझ में? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, है ना? पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर वापस क्वेश्चन से समझाता हूं। तो बैलेंसिंग ऑफ डबल कॉलम, कैश कॉलम विल बी बैलेंस इन सेम मैनर एज वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश का बैलेंस तो वैसे ही होता है जो अभी मैंने आपको बताया,
एंड विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस बिकॉज मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। However, बैंक कॉलम कैन समटाइम्स शो क्रेडिट बैलेंस ऑल्सो इंडिकेटिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन बैंक के अंदर कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, हमेशा नहीं। इट कैन बी क्रेडिट, इट कैन बी डेबिट। डेबिट होगा तो पॉजिटिव असेट साइड है, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। नाउ इफ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम आर मेंटेन, देन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट विल नॉट बी ओपनड अप। ये तो मैंने आपको बताया था, अगर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं कैश और बैंक कॉलम से, तो नीदर यू विल बी ओपनिंग कैश अकाउंट एंड नीदर यू विल बी ओपनिंग बैंक अकाउंट। ये दोनों जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस सर्व करेंगे। बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? एक बार मैंने इसको वीडियो को 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर रखा है, फटाफट इसको नोटिंग डाउन कर लो, ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला कंसेप्ट समझाता हूं तुमको। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिलेटिंग टू दिस डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हेडिंग लगाना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू डबल कॉलम कैश बुक। आप पहले समझ लेना, फिर मैं आपको एंड में नोटिंग का टाइम दे दूंगा, बट नोटिंग और कॉपी साथ साथ नहीं करना है ना। नाउ देखो सबसे पहले दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट लगभग लगभग वही है जो अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ा था। यहां पर बस एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा लेजर फोलियो का, और यहां पर भी एक और एडिशनल कॉलम आ गया एलएफ का। डेट पर्टिकुलर्स एक कॉलम बना है एलएफ का, कैश और बैंक। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, कैश और बैंक। एलएफ का कॉलम वैसे वहां भी था, लेकिन यहां पर अपन एलएफ कॉलम को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे वो मैं तुमको आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो यहां पर अपन डबल कॉलम में एलएफ का कॉलम भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा बट उसको मैनेज करते हुए चलेंगे। नाउ व्हेन न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड एंड इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, इफ इंट्रोड्यूस बाय कैश इट विल बी शोन ऑन कैश साइड। अगर अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो ऐसा लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अब कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की और अपन ने पैसा कैश में दिया तो हमेशा अपन इस वाले कॉलम में बताएंगे, और अगर अपन ने चेक से स्टार्ट किया तो इधर वाले कॉलम में आएगा। तो बैंक से आया तो विल बी शोन ऑन बैंक साइड, और कैश आया तो विल बी शोन ऑन दिस साइड, ठीक है। नाउ ऑल रिसिप्ट ऑफ कैश, अगर कैश कभी भी आएगा सारा रिसिप्ट हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ऑल रिसिप्ट ऑफ चेक वो हमेशा, मतलब रिसिप्ट कैश का है तो इधर आएगा, बैंक चेक से है तो इधर आएगा। सिमिलरली ऑल पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, इसी तरह सारे पेमेंट कहां पे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड। कैश पेमेंट है तो इधर, और चेक से पेमेंट है तो इधर आएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डबल कॉलम कैश बुक में, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डबल कॉलम कैश बुक इज द कंसेप्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रा एंट्री। अब बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री कंसेप्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों एक ही एंट्री में इन्वॉल्व है। मेरी बात ध्यान से समझना। Contra entry is one of the most important concept in double column cash book. The contra entry means that type of entry in which both cash as well as bank column are involved. कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। अब एग्जांपल के थ्रू समझना। मैं आपके सामने दो ट्रांजैक्शन लिखता हूं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझना मेरी बात को स्टूडेंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये दोनों अलग अलग एंट्री है। अब ये ध्यान रखना, अगर कैश विड्रॉ किया बैंक से तो बताओ एंट्री कैसे करूंगा? कैश टू बैंक ऐसे होगी ना, ऑफिस यूज के लिए ना, पर्सनल यूज नहीं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आगे मैं बोल रहा हूं ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री कैसे होगी? बैंक टू कैश। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री के अंदर कैश भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, और इस एंट्री के अंदर बैंक भी इन्वॉल्व है, कैश भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी कोई भी एंट्री, अब यह समझना, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया, मान लो 25,000 का पेमेंट किया, उसमें आधा कैश में किया आधा बैंक में किया, तो यह कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं जाएगा। तुम ऐसा मत सोचना एक ही एंट्री में जहां कैश और बैंक दोनों आ रहा है वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री में दो ही ट्रांजैक्शन होंगे, या तो कैश बैंक से निकाला या कैश बैंक में जमा कराया। कैश बैंक से निकाला कौन से यूज के लिए? ऑफिस यूज के लिए। अगर कैश हमने बैंक से निकाला और अगर यूज पर्सनल है तो भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, कैश बैंक से निकाला
और यूज पर्सनल है तब भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई। कॉन्ट्रा एंट्री तभी होगी जब कैश विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज के लिए और कैश जमा किया बैंक के अंदर। अगर पर्सनल यूज गिवन है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अब जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री के हैं हमेशा ध्यान रखना वहां पर अपने को एक वर्ड लिखना है विद द वर्ड सी। कॉन्ट्रा एंट्री के ट्रांजैक्शन में हमेशा आप अल्फाबेट लिखोगे सी। मतलब अगर मान लो कैश विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज के लिए, कैश जमा किया, तो एलएफ वाले कॉलम में अपन उस ट्रांजैक्शन के आगे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री, सी वर्ड इंडिकेट कर देंगे। मतलब इन दोनों ट्रांजैक्शन में अगर डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रा एंट्री में सी वर्ड इंडिकेट करें। कॉन्ट्रा मतलब एक ही टाइप में दो, उसी अकाउंट के अंदर दोनों अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। वो पोस्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आगे सिखा रहा हूं, बट ध्यान रखना एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी इंडिकेटेड विद द वर्ड सी। मैं तुमको सिर्फ एक डेमो बता देता हूं, देखो तुम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखना। जैसे एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब तुम इलस्ट्रेशन 3 का सॉल्यूशन देखना। आपको यहां पे दिख रहा है सी, ये एलएफ में सी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है सी। नॉर्मली बाकी सबके सामने एलएफ खाली है, बट सिर्फ यहां पे लिखा है सी और सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है। बच्चों पोस्टिंग मैं तुमको आगे सिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। मैंने अभी ये पोस्टिंग नहीं बताई अमाउंट कैसे करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। देखो कॉन्ट्रा एंट्री सी इंडिकेट करा है। सी इंडिकेट क्या है, मतलब है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री होगी, इसलिए अपने को एलएफ का कॉलम बनाना है। इसकी पोस्टिंग कैसे करनी वो नहीं बताई मैंने, तुम परेशान मत होना सर ये पोस्टिंग नहीं बताई, वो आगे बताऊंगा बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है। दो ट्रांजैक्शन हो गए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दोनों एंट्री कौन से ट्रांजैक्शन में फॉल करेगी, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। वो अगेन कौन सी एंट्री होगी, वो नॉर्मल एंट्री होगी, ठीक है ना। ये पता है, मैं आपको बता रहा हूं अपन लोग अगर तुम आगे प्रैक्टिकली टैली सीखोगे ना, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मतलब तुम ऐसा मत समझना ये सब थ्योरेटिकल है बच्चों, प्रैक्टिकल भी काम आता है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज तुम टैली में देखोगे। मैं पक्का तुमको आगे कंप्यूटर, थोड़ा सा अकाउंट्स का बेस क्लियर करो, मैं आगे तुमको कंप्यूटर में पकाएगा टैली सिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अब अपन लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री की नोटिंग करना बच्चों, ऑल दोज एंट्री विच अफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट। वो सारी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करेगी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। These transactions are recorded on both sides of cash book and indicate with the word C in cash and bank on LF side. फिर समझना, वो सारी एंट्री which affect both cash as well as bank at the same time. These transactions are recorded on both sides of cash book and is indicated with the word C in the cash and bank on LF side. फॉर एग्जाम्पल कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश जमा कराया या कैश निकाला बैंक से, लेकिन कौन से यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। मैं लिख रहा हूं नॉट पर्सनल यूज, जैसे मैंने आगे नोट में लिखा हुआ है ये चीज, है ना। नोट में देख के लिखना, कैश इफ एनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश कोई भी अगर विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। बताओ आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट? फटाफट इसको नोटिंग कर लो, 5 सेकेंड वीडियो होल्ड कर रखा है मैंने। चलो अब अगला कंसेप्ट समझना, अगला पॉइंट बता रहे हैं एनी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। अब पता है ये एक बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन तुमको मिलेगा। जैसे इसको ऐसे समझना, मान लो मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए। अब इसमें ना मैं आपको 2 पॉइंट समझा रहा हूं। मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए और मान लो गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट। गुड्स किस पे बेचे, उधार पे, और मान लो बेचे थे 50,000 के। अब जिस दिन मैंने गुड्स बेचे उस दिन तो कैश बुक में कुछ एंट्री होगी नहीं, क्योंकि बेचे ही किस पे, क्रेडिट पे। कैश पे बेचता तो हो जाती। अब गुड्स बेचे क्रेडिट पे तो यहां पर तो कोई एंट्री कैश बुक में तो होगी नहीं, ये तो सेल बुक में जाएगा। मान लो अपन ने सेल किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या करता है, अपने को पेमेंट करता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और पेमेंट करने जब आया ना तो बोलता है यार 50,000 में कुछ डिस्काउंट करो। क्या बोलता है, 50,000 में कुछ डिस्काउंट करो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करो। मैंने कहा वाह ठीक है, काम करो 50,000 में 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लो और मेरे को फाइनल कितना पे कर दो, 49,000 का पेमेंट कर दो। मैंने मिस्टर एक्स को ये बोला जब वो पेमेंट करने आया कि 50 में मेरे को 1 का डिस्काउंट कर दो और फाइनल कितना पेमेंट कर दो, मेरे को 49,000। अब बताओ अगर 49,000 आएगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 49, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 और 2x 50,000, ऐसे एंट्री होगी।
है ना। कैश आया 49, डिस्काउंट अलाउ किया 1000 एक्सपेंस है और 2x 50,000, ऐसे एंट्री होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस एंट्री को ब्रेक करता हूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, कैश 2x 49,000 और एक एंट्री लिख सकता हूं डिस्काउंट अलाउड 2x 1000, ये दोनों एंट्री कर सकता हूं ना। अब ये वाली एंट्री तो कैश बुक में चली जाएगी, ये वाली एंट्री तो कहां आ जाएगी, कैश बुक में आ जाएगी। लेकिन बात आती है इस वाली एंट्री की, इसका क्या करेंगे, तो ध्यान रखना ये कैश बुक में तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो डिस्काउंट की एंट्री है। ना सेल बुक में जाएगी, ना परचेज बुक में जाएगी, ना सेल रिटर्न बुक में जाएगी, ना परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। तो पॉइंट ये आता है, अब इसका करेंगे क्या, कैश बुक मतलब इसकी जर्नल नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली कैश कॉलम में लिखोगे, वहां पे जो अपन कैश बुक बना रहे हैं ना उसमें लिख दोगे 2x कितना 49,000। बट क्वेश्चन ये आता है, अब ये जो डिस्काउंट अलाउ किया 1000, इसका क्या होगा, इसका तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट इन एनी सब्सिडरी बुक, तो ध्यान रखना इट विल बी शोन इन जर्नल प्रॉपर। इसके लिए नीचे कैश बुक के नीचे एक लिखोगे जर्नल एंट्री, क्योंकि परचेज बुक और वहां आती तो नहीं लिखते, बट क्योंकि ये कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं है तो इसके लिए अपन एक और एंट्री कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड 2x कैश बुक के बिल्कुल नीचे। मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जहां पे अपने को डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो पर्टिकुलर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैश बुक के नीचे ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री नहीं करनी है तो कैश बुक में चली जाएगी, बट इसको जर्नल एंट्री तुमको करना पड़ेगा। मैं तुमको एक सैंपल भी बताता हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, यही वाला क्वेश्चन की बात करता हूं, ये कैश बुक बनाई, अब देखो जो एंट्री इसमें नहीं आई, इनने देखो पीछे यहां पे अगेन जर्नल एंट्रीज कर रखी, तुम चेक करो इसी पेज के पीछे इनने क्या किया, जो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव नॉट डिपॉजिट नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक बाय पासिंग जर्नल एंट्री, उनकी जर्नल एंट्री अलग से कर दी। तो जो कैश आया वो तो अपन ने यहां पे शो कर दिया, जो कैश आया बच्चों वो तो मैंने यहां शो कर दिया कैश बुक में, बट अगर जो चीज यहां नहीं आ रही वो मैंने कहां शो कर दी, दैट आई हैव शोन इन जर्नल प्रॉपर, अलग से मैंने उसके नीचे जर्नल एंट्रीज कर दी। आई बात समझ में। अब इसी तरह एक पॉइंट और समझ लेना, मान लो एक्स ने मेरे को लेट से कैश नहीं पे किया, एक्स ने मेरे को क्या दिया, चेक दिया, एक्स ने कैश की बजाय क्या दिया, मेरे को चेक दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्स ने मेरे को कैश की बजाय चेक दिया तो मैं क्या करूंगा बताओ, उस चेक को अपनी जेब में तो नहीं रखूंगा, क्या करूंगा सोचो, मन में सोचो पहले, फिर बताता हूं 2 सेकंड के बाद। बोले हाँ सर समझ आया, क्या चेक को कहां डालेंगे, बैंक में डालेंगे। अब चेक आया तो मैंने क्या किया, रिसिप्ट हुआ तो मैंने यहां पे लिख दिया 2x 49,000, लेकिन कौन से कॉलम में लिखा, बैंक कॉलम में, और मैंने जर्नल एंट्री के नीचे एंट्री कर दी डिस्काउंट अलाउड 2x, ऐसे जर्नल एंट्री कर दी। अब मान लो कैश नहीं आया, मेरे पास आया चेक, और अल्टीमेट एट द एंड मान लो ये चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब हमने चेक बैंक में लगाया और एक्स के अकाउंट में पैसा ही नहीं पड़ा है। हमने चेक बैंक में लगाया और एक्स के अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा है। अब बच्चों समझना, अगर एक्स के अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा है तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर हो गया तो तुमको इसको तो दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा। आपका बैंक बढ़ा दिया, बैंक बढ़ेगा ही नहीं, और फिर आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया ना एक्स को, वो भी अपन कैंसिल करेंगे। मेरी बात फिर समझ, देखो अगर चेक का पैसा आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया किसी भी कारणवश से, मान लो उसे खाते में पैसा ही नहीं था और बैंक ने मना कर दिया भैया हम तो पेमेंट नहीं करते क्योंकि खाते में पैसा नहीं है, तो चेक डिसऑनर हो गया। तो उस केस में ध्यान रखना, आप ये वाली एंट्री को भी रिवर्स करोगे और ये जो डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री इसको भी रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ तुमको कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसकी नोटिंग कर लेते हैं। एनी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री बिलो द कैश बुक। कहां पे, कैश बुक के बिल्कुल नीचे अपन क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैश बुक कोई भी बुक में नहीं जाएगा, ये नोट कर लिया। नाउ समटाइम डिस्काउंट मे बी अलाउड व्हेन पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। अब कभी कभी डिस्काउंट तब भी अलाउ कर सकते हैं जब पेमेंट किससे आया, चेक से आया। अभी मैंने बताया आपको, in that case if check is dishonored then discount allowed be again reversed। discount allowed क्या होता है, बैंक भी रिवर्स हो जाएगा, बैंक will also be reversed। बताओ यहां तक पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम मेंटेन होंगे, कैश और बैंक। कैश के अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, बट बैंक के अंदर नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। बैंक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो इंडिकेट करता है बैंक ओवरड्राफ्ट जो अपनी लाइबिलिटी है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में और रिसिप्ट है, अगर कैश की रिसिप्ट है तो कैश साइड रिकॉर्ड होगी, अगर चेक के थ्रू रिसिप्ट है तो बैंक साइड रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना।
कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एंट्री जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, दो ही ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में कवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। जहां भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी वहां पे एलएफ के अंदर सी कॉलम से अपन कॉन्ट्रा एंट्री को इंडिकेट करेंगे। अब ये ध्यान रखना, अगर कोई भी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री है कैश के साथ में, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो जर्नल में रिकॉर्ड होगी। उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे अपन, कैश बुक के बिल्कुल नीचे। कैश बुक सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, मतलब मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो मेरे को जर्नल एंट्री नहीं करनी है। कभी कभी डिस्काउंट अलाउ किया और मान लो चेक से पेमेंट आया और चेक डिसऑनर हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर चेक अगर डिसऑनर हो गया तो फिर हम लोग उस एंट्रीज को दोबारा रिवर्स कर देंगे। बताओ यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर है तुम लोगों को, कोई डाउट स्टूडेंट? तो ये वीडियो यहां पर डबल कॉलम कैश बुक का मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। अभी मैंने पूरे आपको कंसेप्ट बताए। अब अगला वीडियो जो तुमको डबल कॉलम कैश बुक का मिलेगा उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड प्लान, मेरे को मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9929411361 है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस शीट्स भेजते हैं, उनकी लाइव क्लासेस होती है एंड दे एंजॉय मेनी प्रिविलेजेस, ठीक है ना। रिकॉर्डेड कंटेंट भी कहीं कहीं मैंने प्राइवेट कर रखा है, तो इन केस यू नीड टू गो थ्रू आर रजिस्टर्ड बैच, वो प्राइवेट वाला सारा कंटेंट आपको तब मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट है तो माय नेम इज सी रोमिल जैन, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। इस नंबर पे मेरे को टेक्स्ट कर देना, आप जो भी सिटी से मेरा चैनल देख रहे हो, लेट मी नो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द क्वेश्चंस ऑन डबल कॉलम कैश बुक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।